Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is your tutor Ali Shahab, and today we are going to have a discussion on English Journal and Journal Essay paper. So, आज जनाब ऐसे राइटिंग के बारे में कुछ गुफ्तगू होगी ऑन 5 पैराग्राफ ऐसे. उसके बाद अगर वक्त ने इजाज़त दी तो फिर हम प्रेसी राइटिंग की तरफ भी जाएंगे. So, dear students, first have a look at the examination paper. So, essay writing is question number 3. Write a well-constructed 5-paragraph essay on any one of the following topics. So 8 टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं और गुज़िश्ता जो 3-4 साल के पेपर हमने रिव्यू किए थे सब में तकरीबन 8 टॉपिक्स ही दिए गए थे. सो यहाँ पे जो एसे राइटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड द स्ट्रेट टाइप्स जिसको आप एक्सपोजिटरी एसे कहते हैं, उससे हम अपनी डिबेट शुरू करेंगे. सो एक्सपोजिटरी एसे में अगर आपको याद हो मेरा डेमो लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि हम सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं और एक्सपोजिटरी एसेस का जो ज़्यादा ताल्लुक होता है वो सोशल, इकोनॉमिक, नेशनल इस तरह के इश्यूज जो हैं वहाँ से होता है. यहाँ पे हमारी जो कोर्स आउटलाइन चल रही थी, जिस तरीके से हमने अपने लेक्चर्स शेड्यूल किए थे, इफ़ यू रिमेंबर, हमने 1 पैराग्राफ से प्रैक्टिस शुरू की थी और 1 पैराग्राफ से होते हुए हम लोग अल्टीमेटली जो है फिर 5 पैराग्राफ ऐसे की तरफ पहुंच गए थे. सो लास्ट टाइम डियर स्टूडेंट्स आपको एक मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो की थी. इसके अंदर से जो 1 पैराग्राफ के जो टास्क हैं हम कर चुके हैं उनको भी जो है एक नज़र हम रिव्यू कर लेते हैं. सो 1 पैराग्राफ करने के बाद अब अल्टीमेटली वही स्किल्स हमने 5 पैराग्राफ में भी जो है इस्तेमाल करनी थी. सो वी आर डन विद द 1 पैराग्राफ activity regarding the subjects of regarding the topics of द इंटरेस्ट. यहाँ पे माय फेवरेट सब्जेक्ट पे हमने 100 वर्ड पैराग्राफ लिखा था, फेवरेट बुक पे, उसके बाद न्यूज़पेपर पे, और यहाँ पे जो आपको टास्क दिया गया था व्हाई आई वांट टू बी अ सिविल जज, तो हमने यहाँ पे बेसिक पैराग्राफ राइटिंग की स्किल्स जो है उनको डिस्कस किया था. इसके बाद जिस वक्त हमने प्रोसीड किया तो प्रेजेंट टेंस में ये सारी चीज़ें हमने लिखी थी. उसके बाद फिर हम पास्ट टेंस की तरफ आ गए. पास्ट टेंस के अंदर हमने ये 3 पैसेजेस किए थे, माई लास्ट डे एट कॉलेज, विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, या द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. और अब अगली स्टेज की तरफ हम मूव करेंगे. यहाँ पे अब पैराग्राफ राइटिंग से वी शैल मूव टूवर्ड्स द 5 पैराग्राफ एसेज. और 5 पैराग्राफ एसेज भी जो हमने लिखने हैं वो डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लिखने हैं. और प्रेजेंट टेंस में 5 पैराग्राफ एसेज के लिए जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो वही जो है फेमस टॉपिक्स हैं जिन पे आमतौर पे एसेज का जो सवाल है वो पूछा जाता है. यहाँ पे जो 5 पैराग्राफ ऐसे है प्रेजेंट टेंस में वो इन 3 या 4 टॉपिक्स में यूज किया जा सकता है. जैसे ये एक टॉपिक के व्हाट आर दी पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोग्रेस, पाकिस्तान की तरक्की के कौन से रास्ते हैं, किन रास्तों पर चल के पाकिस्तान तरक्की हासिल कर सकता है. दूसरा जो प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं दैट इज पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट, के पाकिस्तान जो है वसाइल से माला माल है मगर बद इंतजामी का जो है ये शिकार है. फिर उसके बाद जिसमें प्रेजेंट टेंस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट परफेक्ट एज वेल, एजुकेशन इन पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीम है वो नाकाम हो गई है काम के लोग पैदा करने में. सो इसमें से एक टॉपिक का जो है हमने इंतखाब किया दैट इज पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट. सो एक इंतहाई बेसिक सवाल है रिगार्डिंग आवर परफॉर्मेंस एंड द करंट डिलेमा दैट वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान. और ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, इस पे किसी न किसी एंगल से आपसे पूछा जाएगा. इन केस एग्जैक्टली यही अगर आपसे नहीं पूछा जाए टॉपिक तो इसका जो कंटेंट है वो किसी और जगह आपको काम जरूर दे रहा होगा. सो डियर स्टूडेंट्स 5 पैराग्राफ ऐसे है तो डेफिनेटली इसके अंदर एज कम्पेयर टू अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लेंथ जो है थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि 3 घंटे आपको दिए गए हैं इस पेपर में और ये 20 नंबर का ऐसे है, इसलिए सोच समझ के एग्जामिनर ने इसको 5 पैराग्राफ ऐसे में कन्वर्ट किया. सो 5 पैराग्राफ ऐसे में टू द पॉइंट बात ही लिखनी है और ऐसे वैसे भी बाय डेफिनेशन टू द पॉइंट ही होता है. सो जो सवाल पूछा जाता है उसी सवाल का ही हम हमेशा जवाब देते हैं.
सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पहले डेमो लेक्चर में हमने जिस वक्त एसे राइटिंग पे डिस्कशन की थी, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आई थी कि जब भी एसे का टाइटल आपके सामने आता है, टॉपिक आपके सामने आता है, तो आप उसका जो सवाल होता है उसे ढूंढते हैं कि ये पूछ क्या रहा है मुझसे, ये चाहता क्या है। सो सवालात तीन किस्म के होते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। सो जिस वक्त उसने ये टॉपिक दिया था सीएसएस में कि पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, तो उसके अंदर जो सवाल था वो था व्हाट आर दी पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, के भाई बताइए वो रास्ते कौन से हैं पाकिस्तान की तरक्की की राह पे जो पाकिस्तान को लेके जाएंगे। सो वहां पे व्हाट क्वेश्चन एड्रेस किया गया था। अब यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट, के पाकिस्तान वसाइल से माला माल है मगर उसकी मैनेजमेंट बहुत पुअर है। तो अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे जो सवाल पूछूंगा वो क्या पूछूंगा कि भाई अगर मैनेजमेंट पुअर है तो क्यों है। तो यहां पे मुझे बताइए मैं कौन सा सवाल जो एड्रेस कर रहा हूं, दैट इज व्हाई, कि पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। तो मैं नेचुरली सवाल पूछूंगा व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से हम बद इंतजामी का शिकार हैं और अपनी रिसोर्सेज से हाथ धो बैठ रहे हैं, जाया कर गए हैं। सो यहां पे एक ही क्वेश्चन एड्रेस करना है, दैट इज व्हाई आर वी पुअर इन मैनेजमेंट, दिस इज द क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, 5 पैराग्राफ ऐसे में भी 2 स्टेजेस होती है। नंबर 1, आउटलाइन। गो की एग्जामिनेशन में देखें तो उसने सिंपली आपसे कहा है राइट अ वेल कंस्ट्रक्टेड 5 पैराग्राफ ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आउटलाइन उसने पूछी ही नहीं है, हालांकि सीएसएस के पेपर्स में बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी जाती है मेक एन आउटलाइन। पीएमएस चाहे पंजाब हो केपी के, बाकायदा उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी जाती है मेक एन आउटलाइन। सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पेपर में ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हैं, मगर फिर भी ऐसे जो इसका एक ऑर्गेनाइजेशन का तरीकाकार है उसके अंदर आउटलाइन जो है वो लाजिम और मलजूम है। सो आप किसी भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस में चले जाएं तो आउटलाइन ऐसे की आप पहले बनाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सीएसएस और पीएमएस इम्तिहान की निस्बत आउटलाइन आपकी शॉर्ट होगी, क्योंकि ऐसे भी शॉर्ट है, सिर्फ 5 पैराग्राफ ऐसे है, तो इसलिए सिर्फ टू द पॉइंट आउटलाइन ही मैंने बनानी है। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, उसने क्वेश्चन में आउटलाइन इंक्लूड नहीं की, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब आप पे लाजिम हो गया कि आउटलाइन ना ही बनाइए, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिशन और आपको स्कोर चाहिए, एग्जामिनर के ऊपर अपना एक अच्छा इम्पैक्ट चाहिए। अगेन आपका जो पेपर मार्कर है वो एक प्रोफेशनल है, वो एक इंग्लिश का प्रोफेसर है और वो चीज नोट करेगा कि आपने आउटलाइन बनाई है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं आपने वो फुलफिल किए हैं या नहीं किए। आउटलाइन सारी दुनिया में बनाने का एक ही तरीका है। ऐसे के डेमो लेक्चर में मैंने आपको कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग से जो आउटलाइन 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर की शो की थी, वही आउटलाइन जो है यहां पर भी मैं शो कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो आउटलाइन के 3 हिस्से होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। ये 3 मेन हेडिंग्स या 3 मेन सेक्शंस हर एसे की आउटलाइन के लिए होंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले उस मौजू का तारुफ कराते हैं और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में हम एसे का मकसद लिखते हैं और इस मकसद को आप थीसिस कहते हैं। अब जिस वक्त ये सवाल मेरे सामने आएगा कि पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट, तो मैं कहूंगा जनाब क्यों है पुअर इन मैनेजमेंट में। इस पर डियर स्टूडेंट्स किताबें भी बेतहाशा लिखी गई हैं और हर किताब में 20-20, 25-25, 30-30 रीजंस जो हैं वो बयान किए गए हैं। तो क्या वो सब कुछ मैं लिखूंगा? ऑब्वियसली मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऐसे की डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट कंपोजिशन, लिमिटेड इन स्कोप, कि ऐसे बुनियादी तौर पे एक मुख्तसर तहरीर है जिसका दायरा कार बहुत महदूद होता है। तो अब जाहिर है जी, इस इम्तहान में मेरे पास टाइम लिमिट भी है और उन्होंने मुझे वर्ड लिमिट भी दे दी है कि 5 पैराग्राफ ऐसे आपने लिखना है, 5 पैराग्राफ ऐसे। तो अब यहाँ पे 5 पैराग्राफ में क्या मैं वो 20 के 20 रीजन जो है उनको क्लोज करूंगा? ऑब्वियसली नॉट। मुझे उसके अंदर से जो अहम तरीन 3 रीजन है कि यहां पे मैनेजमेंट मेरी पुअर क्यों है, मैंने सिर्फ उसको जो है क्लोज करना है कि मैनेजमेंट पुअर क्यों है। सिर्फ मैंने बहस इस पे करनी है, 3 रीजंस बताने हैं, क्योंकि हर रीजन पे मैंने एक पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी देनी है। सो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को या तो आप हुक से शुरू करते हैं, हुक का मतलब कोई कोटेशन,
कोई ऐसी बात जो फौरी तौर पे रीडर का इंटरेस्ट कैप्चर कर ले, कोई ऐसी बात जो रीडर का इंटरेस्ट कैप्चर कर ले। अगर आपके पास कोई कोटेशन या कोई अट्रैक्टिव स्टोरी नहीं है रीडर का इंटरेस्ट कैप्चर करने के लिए, तो सिर्फ बैकग्राउंड देना ये ही काफी है। यानी कि आप उस मौजू का पस मंजर दे दें। पस मंजर क्या दे जी, पाकिस्तान जब बना था तो रिसोर्सेज बेशुमार थी, पानी बेतहाशा था, लैंड एरिया एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा थी, मगर हमने इतना मिसमैनेज किया कि आज पानी भी नहीं रहा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी हमारी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं, फिर आगे आप रैशनल क्रिएट करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि हमने मैनेज सही नहीं किया। भाई मैनेज सही क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसकी 3 वजूहात थी: करप्शन, पुअर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से ना करना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सवाल वाई है ना, जिसका आंसर आप लिख रहे हैं कि बट पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट, व्हाई इज इट पुअर इन मैनेजमेंट, ये जो वाई है ये बुनियादी तौर पे आपका थीसिस है। हर एस्से का एक मरकजी ख्याल होता है, उस मरकजी ख्याल को, मेन आइडिया को आप थीसिस कहते हैं। थीसिस आपके सारे एस्से को कंट्रोल करता है। यह आपके एस्से की रीढ़ की हड्डी है। इसके अंदर जो बात हो जाएगी उससे बाहर की बात आप नहीं करेंगे। थीसिस आउटलाइन में लिखना जरूरी नहीं होता, ऑप्शनल है। लिख दे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है, एग्जामिनर का टाइम सेव होगा। उसके सामने जनाब सैकड़ों पर्चे हैं, वो आउटलाइन देख के अंदाजा लगा लेगा कि आपका ऐसे स्टैंड कहां पे करता है। सो यहीं पे जो है मैंने उसको एक हल्का सा इंप्रेशन दे दिया है, हिंट दे दिया कि मेरे ऐसे के अंदर मेन डिबेट किस चीज पे है। डिस्पाइट वेल्थ, दौलत के बावजूद भी, यानी कि नेचुरल वेल्थ। पुअर मैनेजमेंट प्रिवेंट्स प्रोग्रेस। पुअर मैनेजमेंट जो है वो तरक्की की राह में रुकावट बन रही है ड्यू टू 3 मेजर रीजंस। 3 अहम वजूहात की बिना पे, जिसपे नंबर 1 क्या है? करप्शन। अब इस पे कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। करप्शन इंडेक्स में देख लें पाकिस्तान का नंबर कहां पे आ रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का सबसे बड़ा अलमिया करप्शन। फिर उसके बाद पुअर प्लानिंग, कि हमारी प्लानिंग हमेशा शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं और प्लानिंग हमेशा ही पुअर रही है। एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास बेतहाशा नौजवान है, बेतहाशा टैलेंटेड लोग हैं, अफरादी कुवत है, मगर उसका हम दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर सके। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट में पुअर हो गए हैं और पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही, इसकी रिसोर्सेज हमने जाया कर दी है। सो हमने वजूहात बतानी है कि व्हाई वी आर पुअर इन मैनेजमेंट, दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर पुअर इन मैनेजमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैंने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में लिखनी है और उसका एक हिंट, उसका एक ब्लूप्रिंट मैंने इस आउटलाइन में दे दिया। अब मैं आ रहा हूं मेन बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ, क्योंकि जाहिर है मेरे एस्से में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ही यही है। आप चाहें तो टाइटल क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, व्हाई पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट। ये वाई का जवाब नीचे दिया गया है। आप चाहें तो सिंपल स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं कि फैक्टर्स लीडिंग टू पुअर मैनेजमेंट, के कॉजेस बिहाइंड पुअर मैनेजमेंट, कि वो पुअर मैनेजमेंट है तो क्यों है, क्योंकि असल सवाल ये है। तो इन दोनों में से कोई एक हेडिंग आप चूज कर लें। सो नंबर 1, दैट इज करप्शन। डियर स्टूडेंट, करप्शन के साथ मैंने नंबर 1 लिखा है और इस पैराग्राफ के अंदर जो कुछ मैं लिखूंगा उसको यहां पे पॉइंट्स में बयान करूंगा। 1 के साथ 1.1 करप्शन है तो क्यों है, वाइड स्प्रेड करप्शन ड्रेन्स नेशनल रिसोर्सेज। इस पैराग्राफ का मेरा टॉपिक सेंटेंस ये है। हम अभी तक पैराग्राफ राइटिंग को ही डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने डिस्कस क्या किया था कि हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो उस सारे पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है, यानी उसके अलावा पैराग्राफ में आप किसी और चीज का जिक्र नहीं करते। सो ये जो करप्शन इतनी फैली हुई है ना, इसने नेशनल रिसोर्सेज, आपकी ये जो कुदरती वसाइल है, इनको जाया कर दिया, ड्रेन कर दिया। मजीद तफसील लिख रहा हूं। फंड्स मेंट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर मिसयूज्ड। जो फंड्स दिए जाते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के,
उनका गलत इस्तेमाल होता है, करप्शन बेतहाशा होती है। कॉमे के बाद मैंने लिखा है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी कमी है। एग्जाम्पल अब यहां पे मैं क्या दे रहा हूं, द रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स स्कैंडल वेयर बिलियंस वर वेस्टेड ऑन इनइफेक्टिव पावर जनरेशन। तो ये जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स थे हमारे, एक रेंटल पावर प्लांट जो है हमने वैसे भी तुर्की से मंगाया था, वापस वो भेज दिया था। उसके अलावा फिर जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हमने ये आईपीपीस की सूरत में दिए हुए हैं कि वहां पे जनाब वो बिजली पैदा करे ना करे, एग्रीमेंट हमने किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है उसके पीछे करप्शन बहुत इन्वॉल्व है, वो हमें पैसे दे नहीं देने। इसी के साथ द रेंटल पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल और दूसरा इदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स, जहां पे अरबों रुपए हमारे जाया हो गए इनफेक्टिव पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का तो इससे ताल्लुक नहीं है, वो बेसिकली प्रोडक्शन से था। वर वेस्टेड, जहां पे बेतहाशा हमारे पैसे जाया हुए। सो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इस पे सब एग्री करते हैं और सबको पता है। कई बार हमने बेचने की कोशिश की स्टील मिल्स, कोई खरीदने को भी तैयार नहीं है। और जब बेचने की कोशिश की तो इतने सस्ते दामों कि उस पर कोर्ट को, इफ्तिखार चौधरी साहब को स्टे देना पड़ा कि यार आप किस दाम पे ये जो है पाकिस्तान स्टील मिल्स बेच रहे हैं। सो करप्शन, इसकी वजह से हमने बेतहाशा रिसोर्सेज जाया की हैं। दूसरा रीजन पुअर प्लानिंग एंड पॉलिसी। प्लानिंग भी पुअर है, पॉलिसीज भी पुअर है। नंबर एक, हमारी एक तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ज़ाहिर है जब आती है उसे पता ही नहीं होता 3 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, कितना अरसा चलेगी। वो क्विक रिजल्ट देने की कोशिश में होती है कि फौरी तौर पर जो चीज नजर आए। हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज रखी है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म चैलेंजेस जो है हम हल नहीं कर सके। एक सादा सा आपको मिसाल दूंगा कि 2002-3 में जिस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, सीएनजी जो है, कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी पे गाड़ियां या ट्रांसपोर्ट चलाना इनकरेज किया गया, बहुत सस्ती थी पेट्रोल की निस्बत। अब वो इतनी शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी कि वक्ती तौर पे तो आपने एडवांटेज दे दिया, लोगों को एक सस्ती चीज मुहैया कर दी ट्रांसपोर्ट पे, उससे कारोबार को भी बड़ा अरूज पड़ा। मगर 2003 से लेकर सही मानों में सीएनजी आप 2007 तक 5 साल भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर सके। 2007 और 8 में बदतरीन गैस की लोड शेडिंग होना शुरू होगी, और जहां पे सीएनजी स्टेशन भी होते थे वहां पे प्रेशर इतना कम होता था कि वो फुलफिल भी नहीं कर पाता था गाड़ी की रिक्वायरमेंट। यानी कि 5 सालों में सारी हमने रिसोर्स मिसमैनेजमेंट की वजह से ड्रेन कर दी। ये सीएनजी, ये गैस हमारी इंडस्ट्री को चाहिए थी, ये गैस हमारे घरों में चाहिए थी, मगर हमने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इसको झोंक कर अपने इंतहाई कीमती रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए। ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी जिसने लॉन्ग टर्म चैलेंजेस वो हमारे सामने ला के खड़े कर दिए, उनको हम हल नहीं कर सकते। रिजल्ट क्या है? एनर्जी क्राइसिस आज आपके सामने। अब रात को 10 बजे के बाद घरों में गैस बंद हो जाती है। चंद गिनी चुनी इंडस्ट्रीज को गैस दी जा रही है क्योंकि गैस के बगैर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो इस शॉर्ट टर्म पॉलिसीज ने हमारे देखें कितने कीमती रिसोर्सेज जाया किए। और दूसरी वजह क्या है? हमारे रिसोर्सेज के जया में फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस क्रिएट इंस्टेबिलिटी। पॉलिसी चेंजेस, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हमारी हो जाती है। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो भी एक रीजन है। तो पॉलिसी चेंजेस जनाब किस तरह? सादा सी आपको मिसाल दूंगा क्योंकि जाहिर है मैंने दावा किया है, अब मुझे सबूत और एविडेंस भी तो देना है। आपने ईरान गैस पाइपलाइन बिछाई थी, मुआहिदा कर लिया, सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए, और ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइंस भी बिछा ली। उस वक्त यहाँ पे हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, मगर जैसे ही 2013 में अगली हुकूमत आई, उनके सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। ये जो मंसूबा है ड्यू टू सेवरल रीजंस खटाई का शिकार हो गया। उसका नुकसान क्या हुआ? हर साल ईरान जो है हम पे डैमेजेस क्लेम करता है, हर साल किसी न किसी तरह माफ करवाते हैं, मगर कब तक माफ करवाएंगे? तो ये जो फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस हुई, इसकी वजह से जो है हमारी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, रिसोर्सेज हमारी जाया हुई हैं। यहां पे जो मिसाल दी है मैंने, ज्यादा बड़ी मिसाल दी है द कालाबाग डैम प्रोजेक्ट, which could solve water and energy crisis but remains unbuilt due to political disputes।
क्योंकि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। ठीक है, हमारी पॉलिसी चेंजेस होती रहती है, एक गवर्नमेंट आती है, ऐलान करती है हम बनाएंगे, उसी वक्त दूसरी गवर्नमेंट मुखालफत का इजहार कर देती है कि हम नहीं बनाएंगे। और हमने अपनी वाटर रिसोर्सेज कितनी जाया की, नतीजा क्या बना कि किशन गंगा और दूसरे डैम्स बन गए और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जीत गए, क्योंकि हम लोगों ने तो पानी का इस्तेमाल ठीक नहीं किया, उन लोगों ने ठीक कर लिया। तो रिसोर्सेज हमारी रिच थी, मगर पुअर मैनेजमेंट की वजह से बदतरीन ज़िया का शिकार हुई। एंड नंबर 3, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो अफराधी कुवत है उसका भी हमने ठीक इस्तेमाल नहीं किया। देखिए आज यूरोप जो है वो अफराधी कुवत की बदतरीन कमी का शिकार है, कहत का शिकार है। जापान में हाल ये है कि उन्होंने पहले रिटायरमेंट की एज 70 साल की, फिर 74 साल की, और अब खत्म ही कर दी है। उन्होंने कहा जी जब तक मर नहीं जाते काम कर सकते हो, काम करते रहो, क्योंकि हमारे पास पीछे रिप्लेसमेंट ही नहीं है। बर्थ रेट उनका जो है नेगेटिव में चले गया। हमें तो अल्लाह ताला ने नवाजा था, सबसे ज्यादा दुनिया की यूथ, यंग पॉपुलेशन पाकिस्तान में, मगर हमने उसको भी जाया किया। एक तो एजुकेशन हमारा कमजोर है, दूसरा स्किल्ड लोग वो नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। रिसोर्स देखे हमने जाया किए सिर्फ इनएफिशिएंसी की वजह से। टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, अब वो मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं। देखिए हम एक रिसोर्स, रेडीमेड रिसोर्स थी, हमने जाया की है। एग्जाम्पल आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस सेक्टर्स को देखें, पोटेंशियल होने के बावजूद मुल्क छोड़ के वो लोग जा रहे हैं। अब ये सुनी सुनाई बात है कि प्यूटिन साहब ने शायद ये फरमाया था, सच है झूठ है बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है। उसने कहा जी पाकिस्तान इज अ सेमेट्री, पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। यहाँ के लोग सारी जिंदगी मुल्क से बाहर काम करते हैं, मुल्क से बाहर सर्व करते हैं, उनकी अगली नस्लें भी मुल्क से बाहर ही जवान होती हैं, वहीं बस जाती हैं। पाकिस्तान में ये लोग सिर्फ दफन होने के लिए आते हैं, और सेमेट्री, कब्रिस्तान, कभी तरक्की नहीं करते। तो हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल का भी दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। सो बजाय इसके कि 60-70 लाख रुपए पाकिस्तान में लगा के कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते, जमीन लेते, लाइफ स्टॉक लेते, हमारे नौजवान पंजाब के मंडी बहाउद्दीन के डंकी लगा के इलीगल तरीके से जो है वो बेचारे बैरून मुल्क जाते हैं। कई जो है रास्ते में मर जाते हैं, कई बेचारे जो बच जाते हैं पता नहीं किस तरह रेस्क्यू होकर वापस पहुंचते हैं। हमने अपनी ह्यूमन कैपिटल को भी वेस्ट किया, बर्बाद किया। सो ये इनएफिशिएंसी है, हमने ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पुअर हैं मैनेजमेंट में, अपनी रिसोर्सेज को सही मैनेज नहीं कर सके, तो ये वो सारे रीजंस हैं, ये वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग नाकाम हो गए और हमने रिसोर्सेज जाया कर दिए। यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपका 5 पैराग्राफ ऐसे खत्म होता है, क्योंकि जो 5वां पैराग्राफ है वो आपका कंक्लूजन का होगा। याद रखें आपकी जो एसेंशियल हेडिंग्स हैं, लाजमी हेडिंग्स हैं इस एस्से में कौन सी, इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग मेन बॉडी की, यानी कि व्हाई पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट या कॉजेज बिहाइंड पुअर मैनेजमेंट, और तीसरी जो आपकी लाजमी हेडिंग है वो है कंक्लूजन की। यहां पे मैंने सोल्यूशन पे भी बात की है, वे फॉरवर्ड पे एक छोटा सा मैं बयान दे रहा हूं। ये हरगिज एसेंशियल हेडिंग नहीं है। मैंने अब यहां पे मसाइल अगर बयान किए हैं कि ये वो 3 मसाइल हैं, करप्शन, पुअर प्लानिंग एंड पॉलिसी, एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, 3 मैंने वजूहात बयान किए, मसाइल बयान किए, तो मेरा इखलाकी फरीजा बनता है मैं थोड़ा सा उसका सोल्यूशन भी दे दूं। चले एक पैराग्राफ की हद तक दूं कि देयर इज नीड फॉर स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन मेजर्स एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी along with investing can transform Pakistan, along with investing in human resource that can transform Pakistan। एक तो एंटी करप्शन, स्ट्रिक्ट जो है आपको मेजर्स चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और आपको ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान का मुकद्दर ये तब्दील कर सकते हैं। हमारी ह्यूमन रिसोर्स इतनी पोटेंशियल है, इतनी टैलेंटेड है, अगर इसी को हम सही तरह से मैनेज कर लें, हमें किसी भी
और मजीद सहारे की जरूरत नहीं है। हमें उन नौजवानों को बताना है कि जो लाखों रुपए बर्बाद करके इलीगल तुम बैरून मुल्क जा रहे हो, अगर यहां पे एफिशिएंटली यूज कर लो, 2 माह के बाद बकर ईद है, अगर यहीं पे लाइफ स्टॉक का काम कर लो तो तुम यहीं पे ठीक ठाक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हो। सो हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे जो इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है। सो ये वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशंस, ये हरगिज इस एस्से का हिस्सा नहीं थे, डिबेट का हिस्सा हरगिज नहीं थे, मगर ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं इसको हिस्सा बनाऊं जरूर। इससे जो है मैं कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिख पाऊंगा, जामिया ऐसे कि अगर मसाइल बताएं तो थोड़ा सा उसके सोल्यूशन की तरफ भी चले गया। और सबसे आखिर में जी कंक्लूजन आ जाती है। कंक्लूजन, आउटलाइंस में कंक्लूजन के नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपने लिखना है तो हम वही लिखें जो कैम्ब्रिज गाइड टू से राइटिंग में लिखा था। कंक्लूजन में आप ऐसे का मकसद दोबारा से रीडर को याद दहानी कराते हैं, यानी कि थीसिस से आप शुरू करते हैं और उसके बाद सारे ऐसे की एक छोटी सी मुख्तसर सी आप एक समरी देते हैं, और साथ ही कोई फ्यूचर थॉट या कॉल ऑफ एक्शन या कोई पॉजिटिव बात आप वो करते हैं, यानी कि आपके ऐसे का नोट पॉजिटिव लाजमी होना चाहिए, एंड ऑन पॉजिटिव नोट or some future thought or call for action depending upon the topic. So dear students, this is the outline of your 5 paragraph essay. ये 5 paragraph essay की आपकी outline है, starting with introduction. अच्छा जी, प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा फोकस करें। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है एस्से का टॉपिक, यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, और उसके आगे एस्से का टॉपिक लिखिएगा पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। आउटलाइन की हेडिंग आपने दरमियान में देनी है। यहाँ पे साइड पे नंबर्स का मेथड आप यूज कर सकते हैं, ABC भी यूज कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन यहाँ पे ए भी लिखा है, 1.1 1.2 भी यूज कर सकते हैं, जैसे आगे मैंने यूज किया, ये आपकी मर्जी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं ये ए लिखूं, ये ए भी नहीं लिखता, मैं सिर्फ लिखता हूँ हुक और उसके बाद थीसिस, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो बहरहाल हम एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, वी विल स्टिक टू दैट फॉर्मेट। इंट्रोडक्शन अगर हुक है तो जरूर लिखिए, हुक नहीं है तो सिर्फ बैकग्राउंड लिखिए। मेरे पास इस ऐसे में हुक है, इसलिए मैं ये हुक की ऊपर हेडिंग दूंगा। ये 3 हेडिंग्स इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में हमने अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग में भी देखे थे लिखे हुए। सो हुक, बैकग्राउंड एंड देन थीसिस। हुक के आगे वो कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड के आगे वो जुमले लिखने की जरूरत नहीं है, मगर थीसिस के आगे ये एक जुमला जरूर लिखिएगा कि डिस्पाइट वेल्थ पुअर मैनेजमेंट प्रिवेंट्स प्रोग्रेस ड्यू टू 3 मेजर रीजंस। दौलत के बावजूद भी पुअर मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान की तरक्की रोकती है, और उसके पीछे 3 जो हैं ये वजूहात हैं। वो 3 वजूहात करप्शन, पुअर प्लानिंग और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब इंट्रोडक्शन की आउटलाइन को देख के ही हमने एस्से का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। याद रखें, इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है वो एस्से का 10% होता है। एस्से का 10% आप इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में मेंशन करते हैं। अब जैसा कि आउटलाइन से हमने पहले से ही जो है वही फॉर्मेट तय कर लिया था कि इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपका शुरू होगा अटेंशन ग्रैबर या हुक से, उसके बाद फिर आप उस मसले पे या उस मौजू पे कुछ बैकग्राउंड देंगे, और सबसे आखिर में आपने थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको मेंशन करना है। So the quotation is by one of the famous psychotherapist and motivation speaker, Nathaniel Branden. He says, "The first step toward change is awareness." अब जाहिर है कोटेशन भी जो मैं दूंगा इस मसले से रेलेवेंट दूंगा कि तब्दीली की तरफ अगर आपने पहला कदम उठाना है तो उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। द सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। और दूसरा स्टेप कि आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भाई अगर ये खामियां मेरे अंदर हैं तो वाकई हैं।
तो मरीज का इलाज शुरू ही तब होता है जब वो ये एक्सेप्ट करता है कि वो मरीज है, तो इलाज तो बाद में होगा, सेड नथेनियल ब्रेंडन। कोटेशन लिखने के डियर स्टूडेंट्स दो तरीके हैं कि सबसे पहले कोटेशन लिखें और बाद में सेड पहले लिखें और राइटर या स्पीकर का नाम बाद में लिखें। दूसरा तरीका, आप इसको इस तरह भी शुरू कर सकते हैं कि नथेनियल ब्रेंडन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास कोटेशन बाद में लिख दे। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड चेंज इज अवेयरनेस, द सेकंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। उस केस में यहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा अगर राइटर का नाम आप यहां पे पहले लिखते हैं। अब जरा बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड पे तवज्जो दें। पाकिस्तान इज अ कंट्री ब्लेस्ड विद अबंडेंट नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। पाकिस्तान एक मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने बेतहाशा कुदरती और ह्यूमन रिसोर्सेज अफरादी कुवत से नवाजा है, इंक्लूडिंग मिनरल्स। इसके अंदर मिनरल्स भी शामिल है, फर्टाइल लैंड, एक बड़ी जरखेज जमीन भी शामिल है, एंड अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, और बढ़ती हुई आबादी भी है। हाउएवर, मगर डिस्पाइट दिस वेल्थ, इस दौलत के बावजूद द नेशन स्ट्रगल्स विद इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। जो हमारी कौम है वो अभी भी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस यानी कि मौशी और समाजी तरक्की हासिल नहीं कर सकी, अभी भी कोशिश कर रही है, स्ट्रगल्स। डियर स्टूडेंट्स, कभी फेलियर का वर्ड यूज नहीं करना। स्ट्रगल का मतलब ही ये होता है कि कामयाबी अभी तक नहीं हुई मगर आप कोशिश कर रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें। तो इस दौलत, इस रिसोर्स वसाइल के बावजूद भी हम बेचारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं कि किस तरह मौशी और समाजी तरक्की हासिल कर लें, मगर नहीं कर पा रहे ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट बड़ी पुअर है। और ये पुअर क्यों है? असल सवाल यह है कि अगर मैनेजमेंट पुअर है तो क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ करप्शन, weak policies and inefficient use of human capital which waste valuable resources and hinder development. This is your thesis, जो यहां पे मैंने रेड कलर से जान के लिखा है। पेपर्स में आपने ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर्स यूज नहीं करने, ये लेक्चर में जो है आपकी आसानी के लिए मैंने इनको हाईलाइट किया और डिफरेंट कलर्स में यूज किया। सो मेन आइडिया पैराग्राफ का मैं लिखता ही रेड कलर में। ये तो चूंकि मेन आइडिया एस्से का है, जैसे आप थीसिस कहते हैं, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए रेड कलर से लिखे। इम्तहान में सिंपल आपने ब्लू पेन ही इस्तेमाल करना है, ब्लू मार्कर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये थीसिस क्यों है? क्योंकि आपका सारा एस्से इसी एक सेंटेंस की डिबेट में गुजरेगा। सारे एस्से में डिबेट क्या होगी कि कैसे करप्शन, कैसे वीक पॉलिसीज और कैसे इनएफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है ये पुअर मैनेजमेंट में आश्कार हो रहा है और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। यहां पे आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ खत्म होता है। आखिर में आप चाहें तो ये जुमला लिख सकते हैं समराइज करने के लिए कि दिस एस्से, किस एस्से का मकसद क्या है? दिस एस्से एक्सप्लोर्स 3 मेजर रीजंस व्हाई पुअर मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू होल्ड पाकिस्तान बैक। चुनाचे इस एस्से का मकसद क्या है? ये एस्से एक्सप्लोर करेगा ये 3 अहम वजूहात के पाकिस्तान क्यों जो है पुअर मैनेजमेंट, बद इंतजामी की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा। अगर आप ये जुमला नहीं भी लिखते फिर भी क्लियर है, मगर एक प्रॉपर क्लोजिंग पैराग्राफ को जरूर दें कि इस एस्से का मकसद क्या है। सो एस्से का मकसद जरूर बयान करें, द एम ऑफ दिस एस्से। यहां पे मैं हर क्लास में यही बताता हूं कि जिस वक्त मैं क्राइस्ट चर्च गया था मास्टर्स इन टीसोल का प्रोग्राम करने, वहां पे ऐसे राइटिंग का भी हमारा सेशन हुआ करता था। हमें जोम यही था कि सीएसएस का एस्से हमने पास किया हुआ है तो हम बड़ा अच्छा एस्से लिख सकते हैं। अब ये भी जो है हमारा कह सकते हैं एक खुशफहमी उस दिन दूर हो गई कि जिस वक्त हमारे जो प्रोफेसर थे, रिचर्ड कलन, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे, उन्होंने एक ऐसे का पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हमें लिखने के लिए दिया। सो वो मैंने लिख दिया जिस तरह सीएसएस में भी लिखा था। उन्होंने मुझसे सादा बात पूछी, उन्होंने पूछा कि डियर अली टेल मी व्हाट इज द एम ऑफ योर एस्से, तुम्हारे एस्से का मकसद क्या है? अब मुझे इस चीज का नहीं पता था। उन्होंने कहा बेटा दिस इज, बेटा तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ही सेड जेंटलमैन दिस इज द थीसिस, ये थीसिस है। अगर ये थीसिस नहीं लिख रहे तो अलग से क्लियरली डिफाइन करो कि आपके एस्से का मकसद क्या है। दिस एस्से एक्सप्लोर्स, द एम ऑफ दिस एस्से इज
बाद में जाके जब बर्टन रसल के मैंने एसेस पढ़े तो उसके अंदर बर्टन रसल खुद जो है ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, द एम ऑफ दिस एसे इज। ब्रिटिश एकेडमिक स्टैंडर्ड में ये चीज बहुत काउंट करती है और हम इस्तेमाल भी, फॉलो भी ब्रिटिश एकेडमिक स्टैंडर्ड ही कर रहे हैं। सो थीसिस आपके एसे में लाजमी होना चाहिए, और एंड में अगर आप ये लिख दें, दिस एसे एक्सप्लोर्स 3 मेजर रीजंस व्हाई पुअर मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू होल्ड पाकिस्तान बैक, तो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बहुत अच्छे तरीके से क्लोज हो जाएगा। क्योंकि आपका एसे 700 अल्फाज का है, तो 700 का 10% क्या होगा, 70। तो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपका 10% ऑफ द एसे होता है। और आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का एसे है, दैट इज ऑफ 84 वर्ड्स, तो 10% से जरा ज्यादा ही है। डे स्टूडेंट्स 5 पैराग्राफ एसे, बहुत ज्यादा हद भी कर लें 700 वर्ड्स, इससे ऊपर आप नहीं लिख सकेंगे क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स है। बहुत अगर आपका रेडीमेड तैयार शुदा अगर कोई टॉपिक आ जाता है, फिर भी 800 वर्ड से ऊपर नहीं लिख सकेंगे क्योंकि टाइम लिमिट है, और 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर की भी लिमिट है कि जी 5 पैराग्राफ ऐसे आपने लिखना है। ये एक बड़ा स्ट्रिक्ट जो है उसने मैयर आपको दे दिया। सो इस वजह से अगर मैं 800 वर्ड का भी ऐसे एम कर रहा हूं, 700 वर्ड का भी एम कर रहा हूं, तो उसका 10% मेरा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के बाद अब मैं मेन बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ आ रहा हूं, और जैसा कि अभी तक हम पैराग्राफ राइटिंग में पढ़ते रहे हैं, मेन बॉडी पैराग्राफ लिखने का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, तरीका है। वो तरीका क्या है कि पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है जो उस पैराग्राफ का मेन आइडिया बयान करता है, और टॉपिक सेंटेंस के साथ सपोर्टिंग रीजंस होते हैं। हमने अभी तक जो पैराग्राफ्स डिस्कस किए थे उसमें 3 सपोर्टिंग रीजंस थे। यहां पे मेरे पास सिर्फ एक ही सपोर्टिंग रीजन है, मगर मेरे पास उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल्स बेशुमार हैं। जब भी मेन बॉडी पैराग्राफ यूज करेंगे तो जॉन लैंगन रीडिंग एंड स्टडी स्किल्स में जो बयान करता है कि ट्रांजिशन वर्ड्स सबसे ज्यादा मुस्तमल कौन से हैं ऐसे राइटिंग में, उसके अंदर एक वर्ड है टू बिगिन विथ, जो सबसे फेमस है और सबसे कॉमन है। यानी कि अब मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं पुअर मैनेजमेंट है तो क्यों है, उसके पीछे कौन से कारण है, कौन सी वजूहात है। टू बिगिन विथ, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर मिसमैनेजमेंट इन पाकिस्तान। देखिए ऐसे का टॉपिक क्या था, पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। डिबेट किस पे हो रही है, बट के बाद वाली इंफॉर्मेशन पे। हर वर्ड बहुत ज्यादा डियर स्टूडेंट्स काउंट करता है, और खास तौर पे अगर आपके टाइटल में, आपके जुमले में, आपके पैराग्राफ में कहीं पे बट आ जाए, तो जहन में रखें कि बट से पहली वाली बात बेकार हो जाएगी, बट के बाद वाली बात ही असल कारामद होगी। यानी बट के बाद वाली बात ना सिर्फ मुख्तलिफ होती है बल्कि इंतहाई जरूरी भी होती है। तो सारा फोकस है ही किस पे कि रिसोर्सेज तो बेतहाशा है मगर मैंने उसका अचार डालना है, बट पुअर इन मैनेजमेंट, मगर हमारी मैनेजमेंट इंतहाई पुअर है, हम उसका इंतजाम सही तरह से उसको मैनेज नहीं कर सके। ये वो की वर्ड्स हैं जो कि मुझे हर पैराग्राफ में नजर आने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को मैं एहसास दिलाऊं कि भाई आई एम स्टिकिंग क्लोज टू द सब्जेक्ट, कि मैं सब्जेक्ट के क्लोज हूं। जो मुझसे उसने सवाल पूछा है मैं हर जगह उस सवाल को एड्रेस कर रहा हूं, हर जगह उस सवाल को मैं एड्रेस कर रहा हूं। So one of the biggest reasons for mismanagement in Pakistan is corruption, which drains national resources and slows down progress. तो पहली वजह मैंने क्या बता दी कि जनाब करप्शन वो वजह है जो कि मिसमैनेजमेंट के पीछे है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की रुक गई है। सपोर्टिंग रीजंस, फंड्स एलोकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, education and healthcare are often misused or embezzled.
लीडिंग टू इनकम्प्लीट और लो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। तो फंड्स जो होते हैं मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में मिस यूज होते हैं और उससे प्रोजेक्ट फिर मुकम्मल नहीं होता, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्स होती है वो जाया हो जाती है करप्शन की वजह से। A major example of this is the rental power project scandal, where billions of rupees were spent on temporary power generation projects that failed to deliver long-term solutions to Pakistan's energy crisis. देखिए, जो रेंटल पावर प्लांट्स थे उसका मकसद क्या था कि उस वक्त हमें इमीडिएट जरूरत थी बिजली की। बड़ा अच्छा इकदाम किया हुकूमत ने, उसने फौरी तौर पे जो है ये पावर प्लांट्स लगा दिया कि भाई अभी जो इमीडिएट हमारी बिजली की जरूरत है वो तो पूरी करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है 90s में बिजली होती ही नहीं थी। शहर तो एक तरफ, देहातों में तो सारा सारा दिन बिजली नहीं होती थी, 24 घंटों में से 2 घंटे बिजली आती थी। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त एक्शन लिया कि भाई जल्द से जल्द जो है ये रेंटल पावर लगाओ, भाई लगाओ तो सही ना, ये फौरी तौर पे मसला हल करो। मगर इसका आगे जाके हमने कोई इंतजाम नहीं किया, चीज हमने मिसमैनेज की, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये हमें दे नहीं सका करप्शन की वजह से, मुस्तकबिल की दुरुस्त पेशन गोई ना होने की वजह से आज भी हमारा मुल्क इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस फेस करता है और बेतहाशा पैसे जाया कर रहा है पावर जनरेशन पे। बेतहाशा हम पैसे अब जाया कर रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा है पीपीस के साथ, दोबारा से रीनिगोशिएट कर रहे हैं, दोबारा से उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई इस किसी तरह इस मुसीबत और इस खसारे से जान छुड़ाई जाए। Another example is Pakistan Steel Mills. अब देखिए करप्शन का शाहकार पाकिस्तान स्टील मिल्स, it was once a successful company, but corruption and bad management led to its downfall. वजह कि many unqualified people were hired and lot of money was wasted. Government funds were given to save the mill, but corruption continued. पूरा पूरा लोहा बेच के खा लेते थे, हर बार छापा पड़ता था, हर बार रिपोर्ट बनती थी, इधर इतना पड़ा था, लोहा गया किधर वो। Because of this, Pakistan steel mill could not recover and become a financial burden. This shows how corruption stops progress and harms the country's economy. और ये करप्शन क्यों है? The absence of strict accountability allows such corrupt practices to continue, wasting national wealth and depriving people of essential services. देखिए, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है इसके अंदर मैंने वही बात की है जो मैंने टॉपिक सेंटेंस में की थी। अब पैराग्राफ राइटिंग में डियर स्टूडेंट्स बार बार आपसे बहस क्या हो रही थी कि योर कंक्लूडिंग सेंटेंस इज मोर और लेस द रिफ्लेक्शन ऑफ योर टॉपिक सेंटेंस। यही बात हुई थी ना। कंक्लूडिंग सेंटेंस में आप दोबारा से जहन नशी कराते हैं रीडर को या एग्जामिनर को कि चुनाचे भाई ये करप्शन है जिसकी वजह से हमारी रिसोर्सेज, हमारे वसाइल जाया हो रहे हैं और लोग जो है महरूम हो रहे हैं जरूरी सर्विसेज से। सो एक मॉडल पैराग्राफ में देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर कंक्लूजन। इन अ यूजुअल पैराग्राफ देयर मस्ट बी अ टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग रीजन, एविडेंस और एक्सप्लेनेशन। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम 4-5 दिनों से जो पैराग्राफ राइटिंग की एक्टिविटी मैं करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं कि आपने इस लेवल पे पहुंचना है कि जब ऐसे में आप 1 से 5 पैराग्राफ्स में है तो फिर आप वो स्ट्रक्चर और वो मेथड भी इस्तेमाल कर रहे हो। दैट इज द रीजन। विच ब्रिंग्स मी टू वन क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो? जी डियर स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड? सर हम 2 या 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख सकते हैं। 100% बेटा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो चूंकि 5 पैराग्राफ है तो अब यहां पे जाहिर है मैं तकरीबन 150 या 200 वर्ड का पैराग्राफ लिखूंगा कि एक स्केच तो नहीं मैंने खींचना है, एक बात मैंने करनी है तो तफसीली बात करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव मैंने डिबेट करनी है। 3 पैराग्राफ है तो कम से कम 150 से 200 अल्फाज तो हों। सेकंड लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि 3 ही रीजन है।
सेकंड पैराग्राफ में डिस्कोर्स मार्कर से शुरू करूंगा, अनदर से, फर्दर मोर से, या तो फर्स्टली सेकेंडली थर्डली लिखे, या फिर मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली इनका इस्तेमाल करें। सो अनदर मेजर रीजन फॉर पुअर मैनेजमेंट इज वीक प्लानिंग। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है पुअर मैनेजमेंट का, वो है वीक प्लानिंग एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो पहला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए इसको हम क्या कहेंगे? जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस जो इस पैराग्राफ का मेन आइडिया बयान कर, सर टॉपिक सेंटेंस। बिल्कुल सही है जी, टॉपिक सेंटेंस कहेंगे। अगेन यहां पे भी देखे मैंने टॉपिक रिपीट किया है, ऐसे का टॉपिक, अनदर मेजर रीजन फॉर पुअर मैनेजमेंट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वीक प्लानिंग। अब इसको जरा मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो एक्सप्लेनेशन जनाब मैंने कहां से दी है, ये जी मेरा सपोर्टिंग रीजन है, आपकी तवज्जो के लिए ब्लू कर देता हूं। Governments often introduce short-term policies to gain political benefits rather than focusing on long-term solutions. तो भी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे जो है अक्सर जो अक्सरियत गवर्नमेंट्स की गुजरी हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे उन्होंने फोकस किया है, कॉस्मेटिक सर्जरी पे, ताकि पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल हो सके, देन फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ नहीं गए। सादा सी मिसाल ले लें कि हमारे यहाँ कल्चर में क्या होता है, लंगर खाने खोल दिए, फ्री दस्तरखान खोल दिए। अरे भाई लॉन्ग टर्म था, उस पॉवर्टी को खत्म करना था। इंग्लिश कहावत, अंग्रेज कहावत क्या है, टीच मी हाउ टू कैच फिश, डू नॉट गिव मी द फिश। तो मुझे फिश ना दे, मुझे मछली पकड़ना सिखाए। मगर वो चूंकि लॉन्ग टर्म है, वो फौरी तौर पे नजर नहीं आता, वहां से पॉलिटिकल बेनिफिट्स जो है आप कैश नहीं करवा सकते। तो इसलिए हमने हमेशा शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे ही तवज्जो दी है। आज कराची में जो है लोग रो रहे हैं, कहते हैं कराची को जनाब आपने जो है भिखारियों का जो है एक शहर बना दिया, यहाँ पे हर जगह ही दस्तरखान लगे हुए हैं, हर जगह ही फ्री मील्स दे रहे हैं, लोगों ने काम ही करना छोड़ दिया, अब आपको मजदूर ही नहीं मिलता। वो कहता है जनाब कमा के जो मुझे दाल रोटी मिलेगी, यहाँ पे काम किए बगैर मैं मटन कोरमा एंजॉय कर रहा हूं। जरा मील्स और मेन्यूज देखा करें उन दस्तरखान के, नतीजा आपका ये निकला। तो हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे फोकस करना था। सो इज द केस विद द पॉलिसीज। Frequent changes in economic policies create uncertainty for investors and businesses, slowing down economic growth. पॉलिसीज इतनी चेंज होती हैं बिजनेस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी रुक जाती है। क्लियर एग्जांपल क्या है, कालाबाग डैम प्रोजेक्ट की। अब इसका मकसद क्या था, टू रिजॉल्व पाकिस्तान वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस। मैं इस इंतजार में बैठा हूं कि यार पाकिस्तान में मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, मैं इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट करूंगा, बिजनेसमैन अट्रैक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जी अब कालाबाग डैम जब बनेगा बिजली सस्ती मिलेगी, वाफर मिलेगी, बेतहाशा मिलेगी। मगर आपने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की वजह से, वीक प्लानिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले ही करते रहे। नतीजा क्या निकला, एनर्जी क्राइसिस। Despite its potential to generate thousands of megawatts of electricity and provide water shortage, the project has been stalled for decades due to political disputes and lack of consensus. इत्तेफाक राय नहीं हो सका। दूसरी मिसाल भी लीजिए। Another example is the public transport system in major cities like कराची। आप में से किसी कोई अगर कराची गया हो तो वो बेहतर जानता है जी, 90s में बकायदा कराची के अंदर सर्कुलर रेलवेज का नेटवर्क था, यानी कि आपकी रोड ट्रांसपोर्ट भी थी और वहां पे रेल ट्रांसपोर्ट भी थी, रेल भी आपकी अवेलेबल थी। मुझे आज भी याद है, मैंने अपना बचपन कराची में जो गुजारा है, गुलशन इकबाल में, वहां पे हमारे घर के साथ ही स्टेशन था। बेशक उसका जो है रेंट हुआ करता, फेयर हुआ करता था, पर बहुत कम लोग फेयर देते थे, लोग ऐसे ही सवार हो जाते थे, उसकी वजह से कभी ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ऑलरेडी एक रिसोर्स अवेलेबल थी, मगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज इतनी तब्दील होती रही कि वो सारा का सारा कराची सर्कुलर रेलवे बंद ही हो गया। उसकी प्रायोरिटी जो है कुछ और ही थी, इसकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, इतनी को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कराची में रही है
कि बिल आखिर जनाब अली वो ट्रेन के रूट्स ही खत्म हो गए, पुअर एग्जीक्यूशन, सही तरह से ये चला ही नहीं पाए। एज अ रिजल्ट पीपल स्ट्रगल विद ट्रैफिक जाम्स एंड ओवरक्राउडेड बसेस। तो अब नतीजा क्या निकल रहा है? वीक प्लानिंग रही है, आपकी प्लानिंग ही इतनी वीक रही है, आप उसे प्लान ही नहीं कर सके, चला ही नहीं सके, तो अब लोगों को ट्रांसपोर्ट पे ही रिलाई करना पड़ गया। दिस शोज हाउ वीक प्लानिंग अफेक्ट्स प्रोग्रेस। किस तरह जो है कमजोर प्लानिंग, ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आप लेके चलते हैं, कैसे जो है तरक्की को रोकती है। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान हैज फेल्ड टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, लीडिंग टू परसिस्टेंट इकोनॉमिक सफरिंग्स। तो एक रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल थी, कालाबाग जो है हमारे पास ऑलरेडी एक अवेलेबल रिसोर्स थी, वाटर रिजर्वायर अवेलेबल था। वर्ल्ड बैंक की ओके की रिपोर्ट आई थी कि जनाब बनाए से बेहतरीन रिसोर्स है, ऑलरेडी जो है हमारे पास कराची का सर्कुलर रेलवे सिस्टम था, बेहतरीन रिसोर्स थी, मगर हमने अपनी वीक प्लानिंग की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से वो भी रिसोर्सेज जाया कर दी। तो ये वीक प्लानिंग कैसे जो है बड़े बड़े मंसूबे बर्बाद करती है, चाहे कालाबाग डैम का या एक छोटा कराची सर्कुलर रेलवे। आखिरी रीजन फाइनली, आखिर है तो जनाब फाइनली या लास्टली, कि पाकिस्तान हैज अ लार्ज एंड यूथफुल पॉपुलेशन बट मिसमैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रिवेंट्स द कंट्री फ्रॉम बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस डेमोग्राफिक एडवांटेज। डेमोग्राफिक पॉपुलेशन स्टडीज को कहते हैं। सो पाकिस्तान के पास आबादी तो बेशुमार है, बेतहाशा है, मगर यहां पे भी क्या हो रहा है कि आपने उसका ठीक इस्तेमाल नहीं किया, इस रिसोर्स को भी जाया किया, इसको भी आपने मिसमैनेज किया। कैसे मिसमैनेज किया, आगे अब रीजन भी मैं दे रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला सेंटेंस था, तो मुझे बताइए ये जो पहला सेंटेंस इस पैराग्राफ का है, इसको हम क्या कहेंगे? जी, जो पहला सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, इसको हम क्या कहेंगे? सर टॉपिक सेंटेंस। बिल्कुल जनाब, टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि इस पैराग्राफ में मौजूद बहस क्या है? वो ह्यूमन रिसोर्स, इसकी मिसमैनेजमेंट है कि इतनी बड़ी हमारे पास रिसोर्स थी, यूथ की पॉपुलेशन थी, हमने वो जाया कर दी। क्यों जाया की, कैसे जाया की, आगे सपोर्टिंग रीजन दिया जा रहा है। वीक एजुकेशन सिस्टम्स एंड लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग लीव मेनी यंग पीपल अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड। सो ये इनएफिशिएंसी है। तालीमी निजाम हमारा उस पर तवज्जो नहीं दी, और उसके बाद हमने ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं खोले, स्किल्ड लोग हमने नहीं बनाए, जिसकी वजह से नौजवान बेरोजगार हो गए या रोजगार के मौके कम आए, इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल प्रोग्रेस। और दूसरी तरफ बजाय इसके कौमी तरक्की में ये लोग हिस्सा डालते, मैनी स्किल्ड प्रोफेशनल्स लीव द कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, रिजल्टिंग इन ब्रेन ड्रेन। डियर स्टूडेंट्स, जिस वक्त बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब नहीं होगा तो क्या होगी? मिसमैनेजमेंट ही होगी ना, क्योंकि बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब है ही नहीं। हमारी बदकिस्मती देखें, हमारे पास आज तक कोई इकोनॉमिस्ट, सही मानों में कोई इकोनॉमिस्ट पैदा नहीं हुआ। घूम फिर के हमारे वही इकोनॉमिस्ट ही आ जाते हैं, वही वजीर खजाना आते हैं जो पिछली भी हुकूमतों में चले आ रहे थे। बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब, ये चीज हमारे पास नहीं हुई, क्योंकि बेस्ट मैन हैव लेफ्ट द कंट्री। ब्रेन ड्रेन। मिसाल दे रहा हूं, मिसाल लीजिए, फॉर इंस्टांस पाकिस्तान आईटी, मेडिकल एंड बिजनेस सेक्टर has immense global potential, yet many talented experts prefer working in the US, Canada, or Middle East due to better job prospects. Dear students, बेतहाशा हमारे डॉक्टर्स ब्रेन ड्रेन जा चुके हैं, क्योंकि वो पी लैब करके इंग्लैंड जाते हैं। यहां पे जो डॉक्टर 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, 12-12, 16-16 घंटे अस्पतालों में जो है वो इतने अवाम के रश को हैंडल कर रहा है, वो जिस वक्त इंग्लैंड जाता है तो उसकी तनख्वाह ही 4,000 पाउंड से शुरू होती है, और वहां पे पेशेंट्स भी जो है प्रोपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं।
और अगर उसकी गुड लक होती है, यूएस निकलता है, तो वहां पे तो उसकी सैलरी 10 से 15,000 डॉलर पर मंथ है, वो यहां पे क्यों टिकेगा? तो हमारे हॉस्पिटल्स मुझे बताएं मैनेज क्यों नहीं हो रहे? उसकी वजह यह है कि टैलेंटेड यूथ, हमारी इनएफिशिएंसी है, हम उसे संभाल नहीं सके। ये हमारी इनएफिशिएंसी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है एजुकेशन, ट्रेनिंग और जॉब क्रिएशन में। मुझे बताया ना, जॉब क्रिएशन में क्या हमारे पास सरकारी नौकरियों के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर श्रिंक होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। पीछे रह क्या गया है हमारे? सो हमने इन्वेस्ट नहीं किया इस ह्यूमन रिसोर्स में, जिसकी वजह से जो है पुअर मैनेजमेंट का हमारा मुल्क शिकार हो गया। देयर आर ऑल्सो नॉट इनफ बेनिफिट्स और फैसिलिटीज टू कीप स्किल्ड वर्कर्स इन द कंट्री। एक तरफ तो हाईली स्किल्ड की मैंने बात की है ना, अब जरा स्किल्ड वर्कर का भी सुन ले। उनके लिए भी मेरे पास फैसिलिटी नहीं है कि उनको भी अपने मुल्क में मैं रख सकूं। जो थोड़ा यहां पे काम का बंदा होता है मुल्क छोड़ के चले जाता है। 18 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, या मिडल ईस्ट में जिसको आप कहते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी मुल्क से बाहर, 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा काउंट है ये। मैं आपको कहता हूं ना, घर से बाहर निकले, आपको काम का कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन हो मिल जाए तो आपकी गुड लक है। काम के बंदे अब यहां पे रहे ही नहीं। बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान लूजेस वैल्यूएबल टैलेंट दैट कुड हेल्प द इकोनॉमी ग्रो। तो अगर हमारे पास अच्छे बंदे होते ना, तो हमारी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से संभालते भी। हमारे पास अब एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स रही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट और हमारी जो है बद इंतजामी है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच despite being rich in resources, Pakistan is suffering due to poor management. यहां पे हमारे 4 पैराग्राफ मुकम्मल होते हैं, मगर एक पैराग्राफ जरूर आप सोल्यूशन का दें, जरूर सोल्यूशन का दें। To overcome these challenges, Pakistan must take strong steps to eliminate corruption, ensure policy stability, and invest in human capital. Strict anti-corruption measures and accountability can prevent the misuse of resources. Accountability आपकी सबसे। Long-term planning and consistent policies will create economic stability and encourage investment. Long-term policy होगी, economic stability होगी, तो investment आएगी। Most importantly, improving education and skill development can help Pakistan fully utilize its workforce. एजुकेशन होगा, इंप्रूव करेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगी, तब पाकिस्तान जो है अपनी वर्कफोर्स, ह्यूमन रिसोर्स से काम ले सकेगा। क्या हमारे अलावा भी किसी ने ऐसा किया है? क्या हमारी तरह भी कोई इन मसाइल का शिकार था? जनाब अली, बिल्कुल। मलेशिया जिसे आप कहते हैं, गुड एग्जांपल इज फॉलो इज मलेशिया। इन द पास्ट, माजी में, मलेशिया फेस्ड प्रॉब्लम्स लाइक करप्शन एंड पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट। मलेशिया में यही हुआ था जनाब, वहां पे भी करप्शन थी, पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी। महातीर मोहम्मद की किताब पढ़े, पूरी दास्तान बनाते हैं, उसके अंदर बताते हैं मेरे पास 2 ऑप्शन थी। एक दीवार के इस पार का मलेशिया था, और जहां पे स्लम एरिया था, दूसरा दीवार के इस पार पे था जहां पे अमीर लोग रहते थे। मैंने कहा दोनों को साथ लेके चलूंगा। However, the government introduced strict anti-corruption laws, improved its education system, and focused on long-term economic planning. गवर्नमेंट ने इन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया, फोकस करना शुरू किया। As a result, नतीजे में Malaysia became one of the fastest growing economies in Asia. If Pakistan follows a similar path, it can transform its resources into growth and become a prosperous and self-sufficient nation. Last paragraph is in conclusion. ये concluding paragraph है, और conclusion का paragraph आप शुरू करते हैं थीसिस से और फिर सारे ऐसे की समरी देते हैं, इख्तिताम इसका बहुत अच्छे नोट पे करते हैं, पॉजिटिव नोट पे। So in conclusion, Pakistan has many resources but poor in management stops it from growing. देखिए टॉपिक दोबारा से रिपीट किया, टॉपिक से हटना नहीं है डियर स्टूडेंट्स।
नतीजा क्या निकलता है कि पाकिस्तान के पास बेशक बहुत वसाइल है, मगर बद इंतजामी उनसे फायदा लेने में बहुत बड़ी रुकावट है। करप्शन, वीक पॉलिसीज एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन टैलेंट हैव लेड टू सो स्लो प्रोग्रेस। अब देखिए, थीसिस मैंने यहां पे दोबारा मेंशन कर दिया कि करप्शन है, वीक पॉलिसीज और मिसमैनेजमेंट है, ह्यूमन टैलेंट जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो पा रही। टू मूव फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए द गवर्नमेंट मस्ट फाइट करप्शन, मेक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड जॉब क्रिएशन। अब डियर स्टूडेंट, जो बातें मैंने यहां वे फॉरवर्ड पे की थी, अब वो कंक्लूजन में मैं कर रहा हूं। तो अब मुझे 5 पैराग्राफ ऐसे में वो तमाम बातें नजर आ रही हैं, इसलिए अब ये पैराग्राफ मुझे यहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर सीएसएस का ऐसे होता तो ये पैराग्राफ मैं वे फॉरवर्ड का अलहदा से ऐड करता, मगर यहां पे वे फॉरवर्ड मैंने ऐड कर दिया है ऑलरेडी कंक्लूजन में। तो अब मेरा 5 पैराग्राफ ऐसे जो है अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मुकम्मल हुआ चाहता है। मैं अपने सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड भी कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ही मेंशन करूंगा। तो अगर आगे बढ़ना है तो गवर्नमेंट को लाजमी करप्शन से लड़ना है, मेक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड जॉब क्रिएशन। यानी कि करप्शन से क्या लड़ना है, एंटी करप्शन या एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी को सख्त करना है। और अगर शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है, वीक प्लानिंग है, तो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। और अगर ह्यूमन रिसोर्स कमजोर है तो इन्वेस्ट करना है एजुकेशन में और जॉब क्रिएशन में। मलेशिया सक्सेस शोज दैट विद द राइट स्टेप्स अ कंट्री कैन डेवलप क्विकली। तो मलेशिया की मिसाल साबित करती है कि अगर सही दुरुस्त सिमत में इकदामात लिए जाएं तो मुल्क भी आपका जो है बहुत जल्द जो है तरक्की कर सकता है। इफ पाकिस्तान फॉलोज दिस एग्जांपल and manages its resources wisely, it can become a strong and prosperous nation in the future। अगर पाकिस्तान ने जो है ये मिसाल फॉलो करनी है और अपनी रिसोर्सेज अक्लमंदी से जो है इस्तेमाल करनी है, तो ये भी एक ताकतवर कौम मुस्तकबिल में बन सकता है। कंक्लूजन, इसका जो एंड नोट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, या तो पॉजिटिव एंड नोट या प्रिडिक्शन या कॉल फॉर एक्शन। एज अल्लामा इकबाल once said, जैसा कि अल्लामा इकबाल साहब ने एक बार फरमाया था, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं, नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोएट्स। कौमें जो होती है ना, वो तो शायरों के ख्वाब ख्याल में पैदा होती हैं, दिलों में फलती फूलती हैं। दे प्रॉस्पर एंड डाई इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। मगर उनके मुकद्दर का जो फैसला है ना, वो सियासतदान करते हैं। तो बेटा, गवर्नमेंट जो है ना, वो रन पॉलिटिशियंस करते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट ये पॉलिटिशियंस हैं। पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल टू राइज। पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत है कि दोबारा से तरक्की कर सके, बट ओनली थ्रू ऑनेस्ट लीडरशिप एंड वाइज मैनेजमेंट कैन इट ट्रूली सक्सीड। मगर लीडरशिप ऑनेस्ट होनी चाहिए, मैनेजमेंट वाइज होनी चाहिए, तब ये तरक्की की जानिब जाएगा। अब एक जमाने के बाद हमारे पीआईए को इजाजत मिली है कि जनाब आप यूरोप की फ्लाइट कर सकते हैं। वाइज लीडरशिप बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट लीडरशिप बड़ी जरूरी है तरक्की की जानिब जाने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके कंक्लूजन में ना सिर्फ सारा ऐसे समराइज हो गया है, बल्कि आपने थोड़े बहुत सॉल्यूशंस की तरफ भी हिंट दे दी है। अब ये एक अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस 5 पैराग्राफ कंप्लीट ऐसे है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट, जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, गाइडलाइन है फॉर सिविल जज एग्जाम्स, फुलफिल करता है। सो योर एसे स्टार्ट्स विद एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अगेन, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में पहला जुमला अटेंशन ग्रैबर होता है, पढ़ने वाले की तवज्जो मबजूल कराता है। ये कोटेशन भी हो सकती है, कोई कहानी भी हो सकती है। अटेंशन ग्रैबर या हुक के बाद आप उस मौजू का कुछ पस मंजर देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं, और फिर एंड में आप उसका थीसिस लिखते हैं, यानी कि एस्से का मेन मकसद। तो अगर मैनेजमेंट पुअर है तो क्यों है? करप्शन की वजह से पुअर है, वीक पॉलिसीज की वजह से, और इनएफिशिएंट यूज, हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसकी वजह से। तो चुनांचे ये एस्से भी जो है यही 3 वजूहात को ही तफसील से बयान करेगा
और साबित करेगा कि इनकी वजह से जो पुअर मैनेजमेंट होती है ये कैसे पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है। सो पहला पैराग्राफ आपके इंट्रोडक्शन का, आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन का, और 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं जहां पे आपने डिबेट बहुत एग्जॉस्टिव करनी है। और यहां पे देख लें कि मेरा पैराग्राफ तकरीबन सारे पैराग्राफ 180, 170, 190 वर्ड्स के हैं। मैंने एक मिसाल नहीं दी। वीक प्लानिंग की बात दी है तो कालाबाग डैम का जिक्र नहीं किया। मैंने जो है कराची सर्कुलर रेलवे का भी जिक्र किया। करप्शन की अगर मैंने बात की है तो रेंटल पावर प्रोजेक्ट से जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान स्टील मिल्स का भी जिक्र कर दिया। और अगर वीक हैंडलिंग ऑफ यानी कि मिसयूज जो हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स का, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ पढ़े लिखों का जिक्र नहीं किया जिनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैंने स्किल्ड वर्कर्स, आम लो ग्रेड वर्कर्स, ब्लू कॉलर्स, उनका भी जिक्र किया है कि वो भी अब आपको नहीं मिलते। और कंक्लूजन में मैंने सिर्फ एसए की समरी नहीं लिखी, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी इंक्लूड कर दिया। भाई मेरी इखलाकी जिम्मेदारी थी, कॉल फॉर एक्शन भी तो दूं ना, एक मुल्क की मिसाल भी दे दिया। मलेशिया भी तो हमारे साथ ही खड़ा था, हमारे बाद आजाद हुए हैं सारे। सिंगापुर की मिसाल ले लें, बाद में ये गए। बांग्लादेश के रिजर्व में जो है 84 आपका बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, खैर सुपर पावर बन गए, मैं इतनी बड़ी मिसाल ही नहीं देता, मगर बहरहाल हमारे बाद ही आया ना। मुझे तो 1990 का वो क्लिप नहीं भूलता, आज भी यूट्यूब पे वो क्लिप पड़ा कि हमारे सदर 90s में गुलाम इसाक खान साहब चाइना को डेवलपमेंट लोन दे रहे थे, कर्जा हम दे रहे थे। हमारी पोजीशन ये थी, ये मुल्क हमारे सामने हाथ फैलाते थे। आज वही जो है मिडिल ईस्ट के मुल्क हमारे शहरों पे पाबंदी लगा रहे हैं कि यहां से लोग नहीं आ सकते। पाकिस्तानियों का ख्वाब हो गया दुबई का वीजा मिल जाए। कल तक हमारी मदद के लिए हमारे सामने ये सवाल करते थे। हम इस नहज पे क्यों आए हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। हमारे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, यूके गए, हमारे डॉक्टर्स थे, मजदूर थे, मिडिल ईस्ट गए। उनकी जो है एमिरेट्स गल्फ हमारे पीआईए ने बनाई। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, मगर हमारी बदनसीबी के इस बद इंतजामी ने, मिसमैनेजमेंट ने हमारी रिसोर्सेज जाया कर दी, तबाह बर्बाद कर दिया। मगर उम्मीद बाकी है, वो बाकी है सिर्फ ऑनेस्ट लीडरशिप और वाइज मैनेजमेंट से। सो आपका एंड नोट लाजमी पॉजिटिव होना चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल करें। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर 5 पैराग्राफ essay.